तो ड्रैगन प्रिंस युवान शुरू करते हैं। पहले से मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये BTTH वगैरह के 50,000 साल पहले की है। तो शुरू करते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक महल को दिखाया जाता है जिसके आसपास ग्रीन स्मोक को देखा जा सकता था और यहाँ पर एक मिडिल एज्ड मैन खड़े थे इनर पैलेस के अंदर में, और शायद इनको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये काफ़ी पावरफुल थे और बीच बीच में इनकी बॉडी से फायर और लाइटनिंग दोनों को चमकते हुए देखा जा सकता था। पर इनके राइट हैंड यानी राइट आर्म पर शायद कुछ था ही नहीं, मे भी ये गायब था। अब इनके बगल में एक वुमेन खड़ी थी जो कि काफ़ी हार वगैरह पहन के खड़ी थी और दिखने में ये भी काफ़ी सुंदर थी। हालांकि फिलहाल ये थोड़ी टेंशन में थी और इनके हस्बैंड ये भी काफ़ी टेंशन में दिख रहे थे और इनकी नज़र बेड पर लेटे हुए एक बच्चे पर थी जिसके बॉडी के ऊपर एक ब्लड की को देखा जा सकता था। और ये जो ब्लड की था ये काफ़ी स्ट्रेंज था जिसके अंदर से ड्रैगन पावर को सेंस किया जा सकता है। बच्चा यहाँ पर काफ़ी पेन में था और लगातार इसकी बॉडी हिल भी रही थी और फिलहाल इसके बगल में एक वाइट ओल्ड मैन बैठे हुए थे जो लगातार ये जो औरत थी इसे सप्रेस कर रहे थे। धीरे धीरे ये बच्चा एकदम शांत हो जाता है। ब्लड की फिलहाल डिसॉल्व हो चुकी थी यानी कि सप्रेस। ओल्ड मैन भी एक चैन की सांस लेते हैं और मिडिल एज्ड मैन फिलहाल इनसे पूछते हैं कि सब ठीक तो है। अब ओल्ड मैन बताते हैं कि फिलहाल मैंने जो सील लगाया है ये 3 सालों तक सप्रेस रहेगा। अभी जो एल्डर थे इनका नाम था किन और जो बच्चा लेटा हुआ था उसका नाम था युवानेर, यानी प्यार से उसको युवानेर बोलते हैं, नाम उसका युवान है। फिलहाल इस बच्चे की एज 13 साल हो चुकी थी और ये पूछते हैं कि मास्टर किन, क्या मेरा बेटा, क्या इसके 8 मेरिडियंस अब दिखने लगे हैं, क्या ये कल्टीवेट कर पाएगा। अब ये सुन करके ओल्ड मैन किन ये काफ़ी निराश हो जाते हैं और बताते हैं इस बच्चे का मुझे जो 8 मेरिडियंस है वो दिखे ही नहीं। और इस दुनिया में, क्योंकि ये जो दुनिया है ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बाहर है, तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसके लिए बच्चे को पहले 8 मेरिडियंस होने चाहिए और नॉर्मली ये 13 साल तक तो दिखाई दे ही देता है। और यहाँ की जो एनर्जी है इसे जेनेसिस एनर्जी कहा जाता है। उसके थ्रू ही इन 8 चैनल्स को, मेरिडियंस के अलग अलग चैनल्स होते हैं, उन्हें खोला जा सकता है। और इस पहले स्टेज को चैनल ओपनिंग स्टेज भी कहा जाता है जहाँ से कल्टीवेशन की शुरुआत होती है और इस लेवल पे जो पहुँच जाता है उसे जेनेसिस मास्टर कहा जाता है। अब मास्टर किन भी कहते हैं इस बच्चे की तरफ देखकर कि ये बच्चा ड्रैगन की ब्लेसिंग से जन्मा था, ये दुनिया को चौंका सकता था, पर ऐसा हो सकता था कुछ ये हमें भी नहीं पता था। लेडी काफ़ी निराश थी और मास्टर किन इनसे कहते हैं कि माई क्वीन, कृपया आप अपना ध्यान रखिए, आपने काफ़ी सारा ब्लड बच्चे को भी नरिश करने के लिए दिया था। ये लेडी इस बात से परेशान थी कि जो ये बच्चा था युवानेर, इसके बॉडी में एक पॉइजन था और ये हर 3 साल में ब्रेक थ्रू करता था और जब भी ये दोबारा ब्रेक करता था पहले से ज़्यादा पावरफुल होता था। शायद 3 साल बाद ये लड़का बचे भी ना। और मास्टर किन इस बात को हामी में भी भरते हैं, पर अचानक से इस दौरान एक आवाज़ सुनाई देती है कि मतलब मैं 3 साल ही जिंदा हूँ। अब ये तीनों लोग इस बच्चे की तरफ देखते हैं जो कि फाइनली जाग चुका था। अब इस बच्चे को ये युवानेर कहते थे पर इसका नाम था जाओ युवान और ये बच्चा जाओ एम्पायर का प्रिंस था। पिता का नाम जाओ किंग और माता का नाम किन यू था। अब इस बच्चे के पाम पर एक ब्लडी मार्क था और ये फिलहाल अपने माँ बाप से पूछता है कि मेरे बॉडी के अंदर क्या है, शायद अब आप लोगों को बता देना चाहिए। इसका मानना ये था कि हर 3 साल पे मुझे काफ़ी दर्द होता है, अब मुझे भी जानने का अधिकार है। अब इसके फादर एक गहरी सांस लेते हैं और बताते हैं कि बेटा इसे ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन कहा जाता है। जाओ युवान, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है। जाओ किंग अब इसे बताते हैं कि अब समय आ चुका है कि तुम इस बारे में जानो कि तुम जाओ क्लैन के एक सैक्रेड ड्रैगन हो। जाओ युवान भी सोचता है कि मेरे 8 जो चैनल से वो भी नहीं मिल रहा है, मैं सच में ड्रैगन हूँ। अब इसके फादर बताते हैं कि हालांकि फिलहाल हमारा एम्पायर काफ़ी छोटा है, इसे देश कहना भी गलत होगा, पर 15 साल पहले बात कुछ अलग थी। बड़े बड़े देश हमारे यहाँ आते थे, हमें रेस्पेक्ट देते थे। इस दौरान ये कहते हैं क्या तुमने ग्रेट वो एम्पायर के बारे में सुना है। जाओ युवान हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ वो तो काफ़ी पावरफुल एम्पायर है, हम तो उसके सामने बौने के जैसे हैं। पर यह बात सुनकर जाओ किंग इनकी आंखें लाल हो चुकी थी, एक अलग ही ईर्ष्या इनके मन में था और ये बताते हैं कि तुम्हें मालूम है 15 साल पहले ये जो ग्रेट वू फैमिली है ये हमारे ही अंदर में काम करती थी। जाओ युवान हैरान था कि 15 साल के अंदर ये इतने पावरफुल कैसे बन गए और ये अपने पिताजी से पूछता है। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जो जाओ एम्पायर था वो कई 100 साल पहले बना था और वो क्लैन इन्हें सपोर्ट करता था, यानी इनका एक लॉयल था। धीरे धीरे जाओ एम्पायर बढ़ा और अपने को एक देश में बदल लिया जिसके अंडर में किंग वू और बाकी लोग भी काम करते थे। पर 15 साल पहले वो फैमिली ने रेबेल कर दिया। वो क्लैन इन कई 100 सालों में अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहा था और उनकी वजह से हम हार गए और फिलहाल हमें भाग करके यहाँ पे आके बैठना पड़ा
जो कि हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है। और ये भी कहते हैं कि हालांकि उन्हें काफ़ी इज्जत मिलती थी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने रेबेल किया। और जितना मुझे पता चला बाद में, वो क्लैन को किसी प्रोफेसी के बारे में पता चल गया था। जाओ युआन भी चौंक जाते हैं और जाओ किंग बताते हैं कि एक लाइन मैंने सुना था कि पाइथन एंड स्पैरो स्वॉलो द ड्रैगन एंड द ग्रेट वू विल राइज एंड फ्लरिश। यानी कि कोई पाइथन और स्पैरो किसी ड्रैगन को निगल जाएंगे, इसकी मदद से वो एम्पायर बढ़ेगा। जाओ युआन इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करता। जाओ किंग भी बताते हैं कि उस समय मैं इस मीनिंग को नहीं समझ पाता था, पर अब मैं समझ चुका हूँ। और ये बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर भी भाग के आ गए, पर अभी भी वो एम्पायर वाले हमारा पीछा करते रहते हैं और उन्होंने हमें मारा नहीं है, बस घेर के रखा है, क्योंकि वो किसी चीज के पीछे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं। जाओ युआन भी पूछते हैं किस चीज का। जाओ किंग इधर अंदर ही अंदर रो रहे थे। जाओ युआन भी यहाँ पर कांप जाते हैं और जाओ किंग बताते हैं कि वो तुम्हारे जन्म लेने का वेट कर रहे थे। और फिलहाल इसकी माँ किंग यू ये तो एकदम रो रही थी। अब इसके फादर बताते हैं कि जब तुम जन्मे थे ना, तो पूरा हेवेंस में एक अलग ही साइन दिखा था और तुम्हारे आसपास ड्रैगन की को देखा जा सकता था। और लोगों के 8 मेरिडियंस 12-13 साल में खुलते हैं और तुम पैदा ही 8 मेरिडियंस के साथ हुए थे। सीधा तुम्हारा जो पावर लेवल था चैनल ओपनिंग स्टेज के ऊपर की नरिशिंग लेवल पे पहुंच चुका था। और ऐसे इंसान को लेजेंड्स कहा जाता है, जो के साथ सदियों खरबों वर्षों में एक आधी साल बाद जन्म लेते हैं। जाओ किंग फिलहाल काफी इमोशनल थे। अब जाओ युआन का भी हाथ कांपने लगता है कि मैं ऐसा क्यों कि अपने बोन मेरिडियंस को फील नहीं कर पाता। जाओ किंग भी फिलहाल इमोशनल थे और बताते हैं कि जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ था, किंग वू की वाइफ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था और एक बेटी को। और एक बच्चे के ऊपर पाइथन की था और दूसरे के ऊपर स्पैरो की। मतलब आप समझ रहे हो, पाइथन एंड स्पैरो डिवोर द ड्रैगन। और इनके पास ये भी इंफॉर्मेशन था कि जो किंग वू की वाइफ थी वो 3 साल से प्रेग्नेंट थी, पर उसी दिन उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। उस समय तक जाओ किंग को समझ में नहीं आता, पर अब ये समझ चुके थे कि ये एक प्लान था। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि एक ही दिन उनके भी दोनों बच्चे साथ में जन्म लें। शायद उसने अपनी बीवी के बर्थ को, यानी बच्चों के बर्थ को रोक दिया था। और ये बताते हैं कि उसने हमारे लोगों के रूप में हमें धमकाया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लोगों को मार देगा। मतलब तुम्हारा जो ड्रैगन का ब्लेसिंग था वो उसे छीनना चाहता था। अब मास्टर किन भी बताते हैं कि उसके बाद तुम्हारे फादर ने फाइट किया, पर उस बैटल में इनका एक हाथ चला गया। और फिलहाल उसके बाद से जो वो बैटल हुआ था, किंग वू ने डिसाइड किया था कि वो 100 सालों तक जाओ एम्पायर में नहीं आएगा। अब फिलहाल किन यू अपने बेटे को पकड़ के एकदम रोने लगती है और कहती कि तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाई मेरे बच्चे। हालांकि उस समय जन्म लेते ही जाओ युआन ने कोई एरे टेक्निक यूज कर दिया था और शायद उसी समय किंग वू का कोई बच्चा जो था वो चुरा लिया जाता है। अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हालांकि रोते रोते किंग यू इनके मुंह से खून निकलने लगता है। जाओ युआन भी डर जाता है और मास्टर किन फिलहाल बताते हैं जाओ युआन से कि उस समय तुम्हारी डेस्टिनी को एक तरह से चुरा लिया गया और उसके बाद से तुम्हारी माँ ने इनका जो एसेंस ब्लड था वो तुम्हें लगातार देते रहती है ताकि तुम अभी तक जिंदा हो। इसी की वजह से तुम्हारी माँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं और इनका लाइफ कम होते जा रहा है, यानी कि हर साल 3 साल से घटता है और इनका 36 साल उम्र कम हो चुका है और शायद अब ये 10 साल से ज़्यादा जिंदा ना रहें। जाओ युआन मन उनको बेजली मार जाती है जब ये बात ये सुनते हैं। पहले तो इनकी डेस्टिनी चुरा ली गई, अब ये काफ़ी यंग है और अपने पावर को कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। अब इनकी माँ भी मरने वाली है और फिलहाल ये वू क्लैन के निशाने पर भी है। अब जाओ युआन के अंदर भी एक किलिंग इंटेंट जागता है और फिलहाल जाओ युआन की आंखें एकदम लाल हो जाती है और ये गुस्से में कहते हैं, वू क्लैन, तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचा है, तुम सभी मारे जाओगे। और क्योंकि किंग वू ने जाओ युआन का डेस्टिनी चुरा ली थी, जिसकी वजह से उनके बेटे और बेटी को यह आशीर्वाद मिल गया और उनका जो ग्रेट वू एम्पायर था काफी फ्लरिश कर रहा था। और फिलहाल ग्रेट वू एम्पायर को एक ड्रैगन और एक फेनिक्स ये प्रोटेक्शन देते हैं। और क्योंकि जबरदस्ती वो तुम्हारे ड्रैगन रिजेंटमेंट को, यानी ड्रैगन ब्लेसिंग्स को चुरा के ले जा रहा था, तो उससे एक डार्क एनर्जी कह लो या जो भी कह लो वो प्रकट हुआ, तो उसने ये पावर को तुम्हारे ही बॉडी में सील कर दिया। वही तुम्हारा पॉइजन है और इसके वजह से तुम्हारे जो ड्रैगन रूट्स थे वो इंजर्ड हो गए और फिलहाल जो तुम्हारे 8 मेरिडियंस थे वो भी गायब हो गए। इसी की वजह से तुम कल्टीवेट नहीं कर पाते हो। ये पूरी बातें अब जाओ किंग इसे बता देते हैं। जाओ युआन अब समझ रहा था कि फिलहाल इसके फादर एकदम लाचार है। अब इसे समझ में भी आ चुका था कि इसके 8 मेरिडियंस ये क्यों नहीं दिखते हैं और किंग वू इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था उस ड्रैगन पॉइजन की मदद से। खास करके इसकी माँ भी इंजर्ड है। फिलहाल जाओ युआन खुद को शांत करता है और अपने फादर से पूछता है कि मॉम के लिए क्या किया जा सकता है ताकि इनका लाइफ स्पेन ये बढ़ सके। अब ये बताते हैं कि कुछ मिथिकल आइटम्स तो हैं पर वो काफ़ी रेयर हैं। मैंने काफ़ी ट्राई भी किया था पर मुझे अब तक कुछ मिला नहीं, क्योंकि अब हमारा जो जाओ एम्पायर है
ये अब पहले जैसा रह नहीं गया है। जाओ युवान को समझ में आ रहा था कि पावर कितनी बड़ी चीज है। अब अपने फादर से पूछता है एकदम दांत को घसीटते हुए कि क्या मैं सच में एक जेनेसिस मास्टर नहीं बन सकता हूँ। ऐसे तो ये बैठ के देख नहीं सकता है कि इसकी माँ इसके सामने मर जाए। जाओ किंग भी ये सब सुन करके कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में गिव अप नहीं करना चाहते हो। जाओ युवान हाँ में सर हिलाते हैं, क्योंकि इनको मालूम था कि 100 साल का वादा दिया है वो एम्पायर ने, उसके बाद हमारी फैमिली में कोई बचेगा नहीं, ना हमारे साम्राज्य का। अब जाओ किंग कहते हैं क्योंकि तुम गिव अप नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। युवान काफी खुश हो जाते हैं कि मतलब आपके पास कुछ तरीका है। पर जाओ किंग कहते हैं मैं भी सर्टेन नहीं हूं। अब ये बताते हैं कि 3 दिन बाद एंसेस्ट्रल ऑफरिंग्स है तो मैं तुम्हें वहां लेके चलूंगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताते नहीं है, बस इतना कहते हैं कि चलो मान लो अगर वहां पे भी तुम अपने 8 मेरिडियंस को अनलॉक नहीं कर पाए तो भी तुम जेनेसिस रून सीखना ये छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे 8 मेरिडियंस अनलॉक नहीं हुए तो जेनेसिस रून कल्टीवेशन ये तुम्हारा आखिरी रास्ता बचेगा। और अगर तुम इसके पीक पर पहुंच गए तो शायद तुम्हारे बॉडी में जो ड्रैगन पॉइजन है उसे सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि टॉप लेवल पे जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, उनमें से एक ये भी था। और बहुत पहले से ही युवान फिलहाल जेनेसिस रूम्स को कल्टीवेट करना शुरू कर चुके थे। युवान अपने पापा की बात सुनकर हाँ में सर हिला देते हैं। अब इधर अगले दिन की सुबह होती है और फिलहाल जाओ युवान वो जो ग्रेट जाओ इंस्टीट्यूट था उसकी तरफ निकल जाते हैं। ये जाओ इंस्टीट्यूट जाओ किंग ने ही बनाया था ताकि ये अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कर सके, और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। अब यहाँ पर जाओ युवान एंटर करते हैं। हालांकि बहुत सारे गार्ड जाओ युवान को रेस्पेक्ट देते हैं, पर जो कुछ स्टूडेंट्स थे हालांकि ये इनको भी योर हाइनेस कहते हैं, पर इनके चेहरे पर एक स्माइल था और ये शायद युवान के हिसाब से इनके फादर की वजह से ही इन्हें मिलता था। युवान फिलहाल क्लास में आकर पहले बेंच पे बैठ जाते हैं और फिलहाल इनके पास में एक जेड टैबलेट था और साथ में एक ब्रश था जो कि रेड कलर का था, और ये ब्रश भी एक रेड जेड का बना हुआ था जिसे कि जेनेसिस रून ब्रश कहा जाता है। इसी ब्रश के माध्यम से जेनेसिस रून्स को बनाया जाता है और सामने में एक टीचर इन्हें समझा रहे थे कि अपने सोल को फोकस करो और ब्रश पर इसको केंद्रित करो और जो स्पेस में जेनेसिस की है इसे यूज करके रून्स को ड्रॉ करो। और फिलहाल इस लेक्चर को खत्म करने के बाद ये जो टीचर थी अब इनसे पूछती है कि मैंने जो पिछले महीने 3 जेनेसिस रून्स पढ़ाए थे अब मैं देखती हूँ कि कौन उसे बना पाता है। बहुत सारे बच्चे फिलहाल पैनिक करने लगते हैं। टीचर भी गुस्सा हो जाते कि मैंने जो तुम्हें 3 रून्स पढ़ाए हैं, रैम्पेजिंग बोल रून, लाइटनिंग बॉडी रून और मेटल स्किन रून, ये काफी एलिमेंट्री लेवल के हैं। फिलहाल जाओ युवान यहाँ पर फोकस कर चुके थे और फिलहाल अपने सोल के माध्यम से ये ब्रश को एक पैटर्न में बनाने लगते हैं। जाओ युवान फिलहाल पहला वाला रून तो बना देते हैं, दोबारा में ये मेटल स्किन रून था कोई, ये उसे बना रहे थे और इसे इन्होंने 100 स्ट्रोक्स में बनाए थे। और क्योंकि जाओ युवान के बॉडी में 8 मेरिडियंस तो थे नहीं फिलहाल, तो ये जेनेसिस रून्स को ध्यान से करते थे, तो बाकियों से इनका फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग था और इनका सोल बाकियों से वैसे भी स्ट्रॉन्गर था। हालांकि इनका ड्रैगन रूट वो डैमेज हुआ था पर इनका सोल वो बच गया था। बच्चे भी बनाना स्टार्ट भी नहीं किए थे और जाओ युवान ये तीनों रून्स को बना देते हैं। सभी लोग यहाँ पर अवाक थे और टीचर ये काफी खुश थे। अब टीचर जब कहती है कि तुम्हें जाओ युवान से सीखना चाहिए तो इनमें से कोई बोलता है कि वो तो 8 मेरिडियंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो उनके पास ज्यादा समय रहता है, और कई सारे लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। अब जाओ युवान उस लड़के की तरफ देखते हैं जो कि ज्यादा हंस रहा था। अब इसका नाम था जूलिन। इसका भी फादर जाओ एम्पायर में एक ऑफिसर था और कहीं ना कहीं इसके फादर का कनेक्शन ग्रेट वो एम्पायर से था। और जाओ किंग ये जानते हुए भी कि इसका कनेक्शन है ये इसे फिलहाल कुछ करते नहीं है, नहीं तो वो एम्पायर इन पे अटैक कर सकता था। जूलिन इधर कुछ बोलने ही वाला था पर टीचर के कहने पर यह शांत हो जाता है। क्लास यहाँ के खत्म हो चुकी थी। जाओ युवान भी अब बाहर निकलते, पर इस दौरान जब ये बाहर निकल रहे थे तो इनकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो इन्हें देखकर स्माइल दे रही थी। लड़की ने जाओ इंस्टीट्यूट का ही यूनिफॉर्म पहना था और दिखने में ये काफी सुंदर थी। बहुत सारे लोगों की नजर फिलहाल इसी पे टिकी थी। जाओ युवान ये भी इसे पहचान जाते हैं। इस लड़की का नाम यू वे था और फैमिली नेम सू, तो यानी इसका पूरा नाम सू यू वे। अब ये फिलहाल जाओ युवान की किसी चीज में हेल्प करती है। जाओ युवान भी इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर क्या वो ठीक हैं? लड़की बताती है कि फिलहाल वो रिकवर कर चुके हैं और अगर आपके पास टाइम हो तो आप आके मिल सकते हो। अब इस लड़की को इस दौरान 1 साल पहले जब ये जाओ युवान से मिली थी उस समय का याद आता है, क्योंकि 1 साल पहले ही इसके ग्रैंडफादर ये बीमार हुए थे और इनकी फैमिली पहले से कमजोर थी और इन्हें लग रहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जहां पर भी ये जाते हैं डॉक्टर वगैरह के पास इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये बारिश में भीग रहे थे पर उसी समय एक बंदा छाता लेकर आता है और यहाँ पर एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है डॉक्टर के सामने कि अस्पताल खोलो और इन्हें बचाओ। उसी दिन से
ये जाओ युवान को पसंद करने लगी थी और जाओ युवान ने ही इसे इस एकेडमी में रिकमेंड भी किया था। और एग्जाम यानी कंपटीशन के पहले महीने में ही ये अपने फर्स्ट मेरिडियन को ओपन कर लेती उसके चैनल को। तो जाओ एम्पायर में ये सबसे फास्टेस्ट चैनल खोलने वाली लड़की भी थी। लोगों को ये लगता था क्योंकि सू यूवे ये काफी सुंदर थी इसलिए जाओ युवान ने इसका मदद किया था, पर ये लड़की खुद जानती थी कि जब ये जाओ युवान से मिली थी तो ये काफी गंदी थी, यानी कि मिट्टी धूल वगैरह लगे हुए थे। अब ये जाओ युवान के बुक्स को कलेक्ट कर रही थी और किसी सोच में थी। युवान भी कहता है कब तक मेरे बुक्स को कलेक्ट करोगी। ये थोड़ा शर्मा जाती है। अब फिलहाल इनकी बातें होती हैं और युवान इससे पूछते हैं कि तुमने अपने कितने मेरिडियन चैनल्स फिलहाल अभी तक खोल लिए हैं। अब ये बताती है कि इसने 3 लगभग खोल चुके हैं। युवान का भी ये मानना था कि शायद तुम 1 या 2 साल में पूरे 8 चैनल्स को खोल लोगी, जो कि काफी बड़ी बात थी। ये लड़की कभी भी युवान को इस बारे में इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि इसको मालूम था, रीजन नहीं मालूम था, पर यह मालूम था कि युवान अपने मेरिडियन चैनल्स को खोल नहीं सकते। अब युवान फिलहाल इसे कहते हैं कि अभी 2 महीने बाद वो कंपटीशन है, अगर तुम अपना 4th मेरिडियन खोल लोगी तो वहां पर टॉप कर सकते हो। पर ये लड़की फिलहाल एकदम ब्लैंक खड़ी थी। युवान इससे पूछते क्या बात है। अब ये बताती कि वो जो टोकन चाहिए वो ही मेरे पास नहीं है। युवान को काफी गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सू यूवे बता नहीं रही थी, पर इसके बगल में जो एक लड़की थी वो बताती है कि ये सब जूलिन के कारण हुआ है। इसने तुम्हारे और यूवे के बीच में जो रूमर्स हैं वो जानबूझ के फैला दिया था और एक बैट के लिए उसने सूवे को ललकारा भी था। जूलिन इसने के बस 2 मेरिडियंस खोले थे, युवान के हिसाब से वो यूवे को नहीं हरा सकता था। पर ये लड़की बताती है कि उस समय यूवे ने जस्ट अपना 3rd चैनल को खोला था और वो जो जूलिन था उसके पास एक जेनेसिस वेपन था जिसकी मदद से वो इसे हरा पाया। अब युवान भी इससे कहता है कि तो यूवे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब ये सब सुनकर युवान जूलिन की तरफ देखता है और इसे गाली बकता है कि लड़की को बुली करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता। जूलिन एक्टिंग करता है कि मुझे नहीं मालूम कि योर हाइनेस आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जूलिन जानता था कि फिलहाल ये यूवे को नहीं हरा सकता, तो ये बैटल में नहीं आना चाहता था। युवान फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें यूवे से फाइट करने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूं, और अगर तुम जीत गए तो ये जो मेरे पास जेनेसिस गैदरिंग जेड है ये तुम्हारा होगा। अब बहुत सारे लोग युवान की तरफ देखने लगते हैं। सू यूवे ये भी एकदम चौंक जाती है कि योर हाइनेस ये आप क्या कर रहे हो। जूलिन इसके अंदर में तो एक बर्निंग डिजायर था ही कि चलो इसी बहाने जाओ युवान को भी पीट दूंगा, और ये एक्टिंग भी करता है कि योर हाइनेस अगर आप इंजर्ड हो गए तो मुझे ब्लेम मत करना। युवान कहते ठीक है, बस मैं उम्मीद करता हूं कि जितना तुम कह रहे हो उतना तुम टैलेंटेड भी होगे। जूलिन भी हंसता है कि ये युवान इसको तो एक भी मेरिडियंस खोले नहीं है, ये मेरे सामने क्या बात कर रहा है, और ये कहता है कि मैं आपका प्रैक्टिस ग्राउंड में वेट करूंगा। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और फिलहाल मैं ड्रैगन प्रिंस युवान में जो कल्टीवेशन लेवल्स हैं उनको अपने दूसरे चैनल पर डाल देता हूं, तो उसे भी देख लेना, तो कल्टीवेशन समझने में आसानी होगा।